Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जो बिड करने वाला है फॉर 2036 ओलंपिक्स। तो इंडिया चाहता है होस्ट करना ओलंपिक्स 2036 में। बट एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आप SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आज 10 बजे तक आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं SBI PO का, एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद अदर एस्पिरेंट्स। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यू शुड गिव इट ओके। एंड अगर आप चाहते हैं प्रिपेयर करना, आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ओके, या फिर हायर लेवल कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस मॉक के वीडियो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो है सिलेबस कवर करते हैं फॉर ऑल बैंक एग्ज़ाम्स। एंड वो आप सब्जेक्ट वाइज भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर GA एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, वो आप इंडिविजुअली भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ओके। And also if you are preparing for RRB PO interview, you can try our RRB PO interview course, जिसमें 2 mock interviews आप दे सकते हैं, one with PM experts and the other with the ex members of IBPS interview board। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको more than 20 live and recorded sessions मिलेंगे for your personality development and GA for interview, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब इंक्लूडेड हैं टू हेल्प यू स्कोर वेल इन योर इंटरव्यूज़। तो एक होलिस्टिक जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपके लिए। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। जो आज का ट्यूटोरियल है उसका टाइटल है ओलंपियन हाइट्स। ठीक है, ओलंपिक्स से जो है इंडिया वांट्स टू स्केल ओलंपियन हाइट्स, यानी कि हम चाहते हैं कि हम भी ओलंपिक्स होस्ट करें। बहुत बड़ा इवेंट है एंड इसे होस्ट करना एक प्रेस्टीज, एक रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, क्योंकि ये शो करता है कि जो कंट्री होस्ट करे वो कैपेबल है इतने बड़े लेवल के गेम को ऑर्गेनाइज करने में और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कैपेबल है। तो इसलिए इंडिया 2036 में होस्ट करना चाहते हैं ओलंपिक्स। तो आप इसे एक बार क्विकली रीड कर लीजिए। इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आप अटेम्प्ट कीजिए एंड फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। सो आई होप आपने एडिटोरियल रीड कर लिया है। हमें एडिटोरियल में एक वर्ड मेंशन है यूफोरिया, तो इससे ऑपोजिट मीनिंग कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है? वो, प्रोमिनेंस, आउटकम, एक्सटेसी, मस्टर। तो ये 5 वर्ड्स हैं और यूफोरिया का ऑपोजिट वर्ड हमें बताना है। तो इसका आंसर हम देखेंगे पैसेज डिस्कस करने के बाद। सो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल मेमोरी, याद रहना, इमेमोरियल यानी कि इतने लंबे टाइम से कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि हमें याद भी नहीं है कब से। ठीक है, यानी बहुत लंबे टाइम से। सो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब भी ये फ्रेज़ आता है आप ये समझो कि एंशिएंट टाइम से बात हो रही है, बहुत पुराने टाइम से बात हो रही है, कि हमें ये भी याद नहीं है कब से वो हम बात कर रहे हैं ओके, अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। So from time immemorial, the Olympics has been used as a soft power medium. Soft power एक होती है हार्ड पावर, जैसे मिलिट्री माइट, कि एक कंट्री के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है और वो उसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसको रिस्पेक्ट करती हैं, उससे डरती हैं ओके। सॉफ्ट पावर होता है कि एक जैसे इकोनॉमिकली एक कंट्री बहुत पावरफुल है, या फिर और जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें वो कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, तो उसमें उसी सॉफ्ट पावर का एक पार्ट है कि ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करना या ओलंपिक्स को होस्ट करना। तो ये भी एक कंट्री की इंटरनेशनल इमेज को बढ़ाता है। सो गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैव बेट ऑन द स्पोर्टिंग, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ द गेम्स कैन लीव। तो कंट्रीज़ जो हैं, गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ में वो बेट करती हैं, दैट मीन्स वो इस बात में बिलीव करती हैं, मानती हैं इस बात को और सपोर्ट करती हैं कि जो ये गेम्स हैं या ओलंपिक गेम्स हैं, इनका स्पोर्टिंग इम्पैक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है।
ठीक है, एज वेल एज ऑन द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ द होस्टिंग ऑफ द इवेंट कैन ब्रिंग। और इसके साथ साथ जो कंट्री इन गेम्स को होस्ट करती हैं तो उनको एक लेजिटिमेसी, मतलब कि बाकी कंट्रीज़ उसको एक्सेप्ट करते हैं उस कंट्री को, तभी वो अपने एथलीट्स वहाँ पर भेज रहे हैं। तो मोर देन 200 कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से एथलीट्स आते हैं। तो एक तरीके से आपको एक लेजिटिमेसी मिलती है, यानी वो सब आपको स्वीकारते हैं कि हाँ ये इस कंट्री को वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर कोई कंट्री ओलंपिक्स होस्ट करती है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप, तो वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने भी इसका बेनिफिट उठाया था। पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका, तो जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंस उसने गेन की अपार्थाइड एरा के बाद, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने भी इसका बेनिफिट उठाया, एंड ब्राज़ील ने 2010 में। तो ये दीज आर विविड एग्जांपल्स कि विविड होता है कोई या तो बहुत कलरफुल चीज़ हो, लेकिन यहाँ पर कलरफुल नहीं, यहाँ पर मतलब जो आप क्लियरली याद हो। ठीक है, बहुत क्लियरली यू रिमेंबर समथिंग, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है माइंड पे और आप अच्छे से याद रख सकते हो उसको। तो ये एग्जांपल्स हैं उन कंट्रीज़ के जिन्होंने ये सारे बेनिफिट्स उठाए हैं ओलंपिक गेम्स से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's announcement at the International Olympic Committee session in Mumbai that India would leave no stone unturned in its efforts to organize the 2036 edition of the Olympics of the quadrennial extravaganza is to be seen in this light। और अभी जो अनाउंसमेंट की प्राइम मिनिस्टर ने कि इंडिया जो है इट वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कि कोई एफर्ट नहीं छोड़ेगा, यानी जितना हो सके हर पूरी कोशिश की जाएगी कि इंडिया 2036 ओलंपिक्स होस्ट करे। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए सारे प्रयास करना। ठीक है, सो इन इट्स एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज दिस एडिशन ऑफ द क्वाड्रेनियल, मतलब क्वाड मतलब 4, एनियल किसी के एंड में आ जाते हैं, यानी कि कितने साल में हो रहा है। तो बायएनियल मतलब 2 साल में, क्वाड्रेनियल मतलब जो 4 साल में कोई इवेंट होता है। एंड एक्स्ट्रावेगेंजा इज़ अ स्पेक्टैकुलर इवेंट, बहुत बड़ी इवेंट कोई, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रावेगेंजा यूज़ करते हैं जिसमें बहुत खर्चा हो। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज की जाए तो उसको हम एक्स्ट्रावेगेंजा कहते हैं। तो यहाँ पे ओलंपिक के लिए यूज़ किया गया है ये क्वाड्रेनियल एक्स्ट्रावेगेंजा इज़ टू बी सीन इन दिस स्लाइड। तो हमें ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये देखना पड़ेगा कि इंडिया क्यों होस्ट करना चाहता है। ठीक है, ये जो कॉन्टेक्स्ट ऊपर दिया हुआ है, दैट इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन द यूथ ओलंपिक्स एज अ प्रिकर्सर इज़ अ क्लियर सिग्नल that it wants to shed the reticence that came with the unsavory happenings at the scam-ridden and ineptly handled 2010 Delhi Commonwealth। अब यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स, तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने कहा है कि वो यूथ ओलंपिक्स भी होस्ट करना चाहते हैं, यानी जिसमें जो है यंग एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं एज अ प्रिकर्सर किसी चीज़ के होने से पहले कोई चीज़ हो। तो 2036 में इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है, उससे पहले उस मेन इवेंट को होस्ट करने से पहले इंडिया यूथ ओलंपिक्स भी होस्ट करना चाहता है। तो ये प्रिकर्सर मतलब एक ओलंपिक्स से पहले। तो ये क्या सिग्नल करता है, क्या शो करता है कि इंडिया वांट्स टू शेड इट्स रेटिसेंस। शेड मतलब हटाना, रिमूव करना, और रेटिसेंस होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते, आप चुप रहते हो। ओके, यू डोंट स्पीक अबाउट समथिंग। तो इंडिया जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के होस्ट करने के बारे में ज़्यादा नहीं कहता, और गेम्स को होस्ट करने के लिए भी इंडिया ने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए, क्योंकि इंडिया जो है इट वाज उसका जो एक्सपीरियंस है इंडिया का वो इतना अच्छा नहीं था। 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ था, वहाँ पे अनसेवरी हैपनिंग्स, अनसेवरी यानी कि अनप्लेजेंट, कुछ चीज़ें जो अच्छी ना हुई हों, एंड मॉरली इनअप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं हम जो अनसेवरी है उसको। ठीक है, तो ऐसी हैपनिंग्स मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। स्कैम रिडन मतलब वहाँ पे करप्शन हुआ था, एंड इनएप्टली हैंडल्ड। ठीक है, एक होता है एडेप्ट, एक होता है इनएप्ट। ठीक है, तो एडेप्ट और इनएप्ट ये एंटोनिम्स हैं। एडेप्ट मतलब स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड, तो इनएप्ट का मतलब जो स्किल्ड नहीं है। तो इनएप्ट हैंडलिंग मतलब ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया इन गेम्स को, एंड इसकी वजह से इंडिया जो है अभी तक थोड़ा रेटिसेंस, यानी गेम्स को होस्ट करने के बारे में इंडिया ने इतना नहीं कहा है 2010 गेम्स होस्ट करने के बाद से, लेकिन अब वो इस रेटिसेंस को अब वो रिमूव कर रहा है। दैट मीन्स इंडिया वांट्स टू मूव ऑन एंड नाउ होस्ट अनदर
international games. Okay, so through the ratification of the host city, रेटिफिकेशन किसी भी ट्रीटी की रेटिफिकेशन होती है जब ऑफिशियली उस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर होस्ट सिटी क्या होता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है अनाउंस करते हैं कि कौन सी जो सिटी है या कौन सी कंट्री में वो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे। तो अभी 2036 के लिए जब ये रेटिफिकेशन होगा, ये पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियली कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, कौन सी सिटी होस्ट करेगी। तो इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि ब्रिस्बेन जो कि 2032 ओलंपिक्स को होस्ट करेगी वो अभी रिसेंटली 2021 में अनाउंस हुआ था, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगता है इतने बड़े लेवल के गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो काफ़ी पहले एक्चुअल गेम्स से काफ़ी पहले ही अनाउंस कर दिए जाते हैं कि कौन से कंट्री होस्ट करेंगी। तो अभी 2032 का ही अभी होस्ट हमें पता चला था, तो अभी 2036 के होस्ट के अनाउंसमेंट में अभी टाइम है। एंड देयर विल बी अदर क्लेमेंट्स। क्लेम करना यानी दावा करना। क्लेमेंट्स होते हैं ऐसे लोग जो दावा करेंगे, तो और कंट्रीज़ भी तो होस्ट करना चाहेंगी, सिर्फ इंडिया ही नहीं। तो बाकी क्लेमेंट्स भी हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। द मूव लेज वेयर इंडियाज ग्लोबल एम्बिशंस। लेकिन इस मूव से, इस स्टेप से क्या हमें पता चलता है? इट रिवील्स, लेज वेयर मतलब कि आउट इन द ओपन, कि रिवील हो गए इंडिया के ग्लोबल एम्बिशंस, कि इंडिया जो है अब ग्लोबल स्टेज पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हैं। बी इट थ्रू द डिज़ायर फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके एग्जांपल्स है ग्लोबल एम्बिशंस के एक तो परमानेंट सीट एट द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और द यूफोरिया सराउंडिंग द G20 प्रेसिडेंसी। यूफोरिया होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश हो आप किसी चीज़ को लेके, ठीक है, और आप फिर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो अभी रिसेंटली G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, G20 समिट ऑर्गेनाइज हुई, अच्छे से हुई, और इसी की वजह से जो है यूफोरिया है, एक एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, कॉन्फिडेंस है। और इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सॉट अ सीट एट द हाई टेबल। तो चाहे वो G20 की प्रेसिडेंसी हो या फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप हो, इंडिया हमेशा से चाहता है कि हाई टेबल पे, यानी जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, जो पावरफुल पोजीशन है, वहाँ पर इंडिया एक रोल प्ले करे। द टैग ऑफ एन ओलंपिक होस्ट कैन गिव इट अ वैंटेज पोजिशन इन अ शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और ऐसे केस में अगर इंडिया को ये टैग मिल जाए कि इंडिया ने ओलंपिक गेम्स होस्ट किए हैं, तो ये एक बड़ी बात होगी, और ये इंडिया को एक वैंटेज पोजीशन देगी। वैंटेज पोजीशन होती है एक एडवांटेजियस पोजीशन। अगर कोई बैटल होता है, ठीक है, और उसमें आप एक हाइट पर हो, तो वहाँ से आप दूर तक देख सकते हो, और वहाँ फिर आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होते हो अटैक करने की। तो वहाँ से ये वर्ड आता है वैंटेज पोजीशन, यानी कि ऐसी पोजीशन जहाँ पर आपके पास कोई एडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ सुपीरियॉरिटी है, एडवांटेज है। तो यहाँ पर अगर इंडिया सक्सेसफुली ओलंपिक गेम्स होस्ट करते तो इंडिया के पास एक एडवांटेज होगी। और फिर जो ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ कैसे एक दूसरे के साथ कम्पीट या कोऑपरेट करती हैं, तो वो चेंज होता रहता है कॉन्टीन्यूसली। तो उसमें इंडिया के पास एक एडवांटेज होगी, एक सुपीरियॉरिटी मिलेगी। स्पोर्टिंग वाइज इट इज़ क्लियर दैट इंडिया वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग टेलविंड। अभी तक हम बात कर रहे थे सब इंटरनेशनल रिलेशंस और उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे इंडिया जो है एक ग्लोबल जो ऑर्डर है उसमें अपनी एक जगह बनाना चाहता है। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स की ही भी बात करें तो क्या चीज़ क्लियर है कि इंडिया वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग टेलविंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेलर 107 मेडल शो एट द रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स। तो अभी इंडिया इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। किसका? टेलविंड हमने पहले पढ़ा था, हेडविंड होता है जो सामने से जो विंड आती है, ठीक है, आपको स्लो डाउन कर देगी। लेकिन अगर टेलविंड है, ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में विंड चल रही है, तो आप इजीली मूव कर पाओगे। तो टेलविंड यानी कि सपोर्ट मिलना। तो अभी रिसेंटली इंडिया जो है इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टेलर यानी एक्सेलेंट, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 107 मेडल्स जीते एशियन गेम्स में जो अभी अभी कंक्लूड हुए, यानी अभी अभी ख़त्म हुए थे। तो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और इसीलिए इंडिया चाहते हैं कि अब इसी को ही आगे एक्सटेंड किया जाए, कि ये जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है इसी को ही नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहिए। Ever since Abhinav Bindra won the nation's first ever individual Olympic gold at Beijing 2008, पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड इंडिया में
अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में। तो तब से ही, एवर सिंस, उसी तब से ही देयर हैज़ बीन अ स्टेडी अपटिक इन परफॉर्मेंसेज एट मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्पिटिशंस। उसके बाद से इंडिया ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस में। देयर इज़ इवन अ फर्म बिलीफ दैट इंडिया विल विन डबल डिजिट मेडल्स इन पेरिस 2024। जो नेक्स्ट ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर होंगे पेरिस में, ये माना जाता है कि इंडिया वहाँ पर डबल डिजिट मेडल्स भी जीत सकता है। वाइल सच कॉन्फिडेंस इज़ नॉट एंटायरली मिसप्लेस, और ये कॉन्फिडेंस मिसप्लेस नहीं है, यानी कि हमारे पास रीजन्स है ये मानने के कि इंडिया जो है अच्छा परफॉर्म करेगा पेरिस ओलंपिक्स में। कंडक्टिंग अ मेगा इवेंट सच एज द ओलंपिक्स प्रेजेंट्स अ ह्यूमंगस चैलेंज। लेकिन इस तरह का एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ह्यूमंगस मीन्स अ वेरी बिग चैलेंज, ठीक है। तो ह्यूमंगस बहुत बड़ा कुछ, तो इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। कॉस्ट आर ऑफन प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव मतलब कि आप, इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि आप उतना पैसा खर्च ही नहीं कर सकते, ठीक है। आप वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, वो एक्ट नहीं कर सकते। तो यानी इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है कि कंट्रीज ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हैं इस तरह के इवेंट्स। एज सीन फ्रॉम द फियर्स पब्लिक आउटक्राई ड्यूरिंग बोथ रियो 2016 एंड टोक्यो 2020। तो ये जो फियर्स मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक आउटक्राई कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपना जो एंगर था वो शो किया। किस चीज़ में? जो 2016 में ब्राज़ील में रियो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे और 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे जापान में। तो दोनों में केसेस में ही लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो आउटक्राई ये वर्ड आता है काफ़ी, ठीक है, तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इन द केस of Tokyo, the financial burden was said to have ballooned to $15.4 billion, more than double the initial estimate। तो जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे वहाँ पर इनिशियली जितना एस्टिमेट किया गया था उससे डबल खर्चा हुआ इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में। बलून मतलब कि इंक्रीज, इन्फ्लेट, ठीक है, तेज़ी से इंक्रीज होना। तो यहाँ पर वो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। Recently, the Australian state of Victoria pulled out of hosting the 2026 Commonwealth Games। तो ये 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने थे? विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उस स्टेट ने अपना नाम वापस ले लिया। पुल्ड आउट मतलब कि मना कर दिया इन गेम्स को होस्ट करने से बिकॉज ऑफ माउंटिंग एक्सपेंडिचर। माउंटिंग मतलब कि इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, इतना ज़्यादा गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था कि वहाँ पे उस स्टेट ने गेम्स को ऑर्गेनाइज करने से ही मना कर दिया, अपना नाम वापस ले लिया। एंड द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ एल्बर्टा विड्रू अ बिड फॉर द 2030 एडिशन। और कनाडा का जो एल्बर्टा जो है प्रोविंस, स्टेट, तो उसने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया, अपना नाम वापस ले लिया। टू अवॉइड बीइंग सीन एज अ पॉपुलिस्ट एफेमेरा इन अ डीपली अनइक्वल सोसाइटी, द IOC हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन एंड नाउ आस्क्स पोटेंशियल ऑर्गेनाइजर्स टू प्रेजेंट projects that best fit their economic, social and environmental realities। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है कि पॉपुलिस्ट एफेमेरा, एफेमरल क्या होता है? जो बहुत कम टाइम तक रहे, ठीक है। तो पॉपुलिस्ट एफेमेरा यानी कि ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जो कहने के लिए तो लोगों को बेनिफिट करेंगे पर एक्चुअली में बेनिफिट नहीं करते, ठीक है। बहुत स्मॉल टाइम के लिए उनके बेनिफिट्स लास्ट करते हैं। एंड यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो नहीं चाहते कि लोग ये समझें कि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो बेनिफिट नहीं करते लोगों को, ठीक है। सो इन अ डीपली अनइक्वल सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी बहुत अनइक्वल है और कॉमन पीपल इनके बेनिफिट्स नहीं समझ पाती है, उन्हें फील होता है कि इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है और काफ़ी केसेस में ऐसा हो भी सकता है। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया है कि ये ऐसा ओपिनियन ना बने, तो अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये जो अप्रोच थी वन साइज़ फिट्स ऑल, मतलब कि चाहे कोई भी होस्ट करे कंट्री, सब के लिए सेम ही कंडीशंस होगी, सबको सेम ही चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी सेम तरीके से। तो वो अब उन्होंने वो अप्रोच चेंज किया है और अब वो क्या कह रहे हैं, दे आर आस्किंग पोटेंशियल ऑर्गेनाइजर्स टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स, कि ऑर्गेनाइजर्स अपने वो प्लान्स अपने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने प्रेजेंट करें, वहाँ पर प्लान्स दें, ताकि ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा उनकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा, किस वे में ऑर्गेनाइज करना, उनकी सोशल यानी कि वहाँ के लोगों को बेनिफिट करेगा वो,
और गेम्स को ऑर्गेनाइज करना और साथ ही साथ एनवायरमेंटल रियलिटीज़ की एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल ना हो उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर सिटी में जहाँ पर ये गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे। तो ये सब चीज़ें भी अब वो कंसिडर की जाती हैं जो पहले नहीं की जाती थी। ठीक है, सो इंडिया सक्सेस विल डिपेंड ऑन हाउ इट मैरीज इट्स एस्पिरेशंस विद द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो अब इंडिया अगर होस्ट करता है ये गेम्स या इंडिया जो है जीत जाता है जो बिड है 2036 ओलंपिक्स की, तो वो उसमें सक्सेस डिपेंड किस चीज़ पर करेगी कि कैसे इंडिया अपनी एस्पिरेशंस जो आकांक्षाएं यानी कि जो पाना चाहते हैं या इंडिया जो अचीव करना चाहता है विद द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो इस इतने बड़े लेवल के गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और एक तरफ है एस्पिरेशंस, ये दो चीज़ें हैं, तो कैसे इनके बीच में एक बैलेंस बना पाएगा इंडिया। ठीक है, तो ये इसी पे ही इंडिया की सक्सेस डिपेंड करेगी। यहाँ पर मेंशन्ड है कि बेनिफिट्स क्या हैं इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के और चैलेंजेस क्या हैं, दोनों मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो इंडिया एस्पायर करता है, इंडिया भी बेनिफिट्स जो है वो लेना चाहता है इन गेम्स से, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी है, तो उनको कैसे बैलेंस आउट करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन दैट। तो जो द हिंदू से हमने ये एडिटोरियल देखा, एंड यूफोरिया क्योंकि एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, इट इज़ वो क्या होता है, दुख, सॉरो। ठीक है, तो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, उसका ठीक ऑपोजिट है वो, तो ए इसका आंसर होगा। प्रोमिनेंस होता है कोई चीज़ जो बहुत पॉपुलर है या आप इजीली किसी चीज़ को पहचान जाते हो। ठीक है, सो नो। आउटकम इज़ द रिजल्ट। एक्सटेसी इज़ अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो ये सिमिलर मीनिंग है। एंड मस्टर होता है कलेक्ट करना, मस्टर करेज यानी कि हिम्मत जुटाना, तो वो गैदर वाला मीनिंग आता है। और मस्टर इज़ अ वर्ब, ठीक है, यहाँ पर ये यूफोरिया इज़ अ स्टेट यानी कि एक नाउन है। ओके, बट मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सो ए इसका आंसर होगा। एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो हमने इस पैसेज में देखे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मंथली आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में PDF इसकी अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर रिविजन। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।